नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम रिसर्च मेथोडोलॉजी पे बात करेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है, बेसिकली रिसर्च मेथोडोलॉजी का सिग्निफिकेंस जो है ये काफ़ी आधार रखता है। जो लोग रिसर्च कर रहे हैं या पीएचडी या एमफिल कर रहे हैं उनके लिए भी है। और अब जिस तरीके से आप डिसर्टेशन रिपोर्ट्स बनाते हैं, फिर वो चाहे आप एमएससी में हो, एमएससी इकोनॉमिक्स में हो, एमबीएस में हो, तो आपको डिसर्टेशन रिपोर्ट, इवन अब ग्रेजुएशन में भी जिस तरीके से समर ट्रेनिंग रिपोर्ट और उसके बाद फाइनल सेमेस्टर में आपका डिसर्टेशन रिपोर्ट्स होते हैं, तो बेसिकली इसमें जो आधार होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है और जो एग्जाम पर्सपेक्टिव में, खास तौर से ये नेट के एग्जाम में रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट पोर्शन आता है आपका पेपर वन के अंदर। तो जिनका ये सेगमेंट अच्छा हो जाता है उनका क्वालिफाई करने के लिए, और अल्टीमेटली अगर आप दोनों पेपरों को मिला दें तो उसमें जो पेपर वन के जो एडिशनल मार्क्स आपको मिलते हैं वो काफ़ी बार आपको एज दे देते हैं मेरिट में क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है जिस तरीके से जो लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखें तो ये स्कोरिंग है। अगर आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी में अगर पकड़ अच्छी है, अगर आपने इसमें 90 प्लस स्कोर कर लिया, 90% की बात कर रहा हूँ, तो अगर उसमें आपको बहुत सहूलियत हो जाएगी। लेकिन ये आपको आधार इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, जिस तरीके से आजकल लोग क्रिएटिव राइटिंग करते हैं, आजकल लोग एक तरीके से ऑनलाइन लिखना पसंद करते हैं। तो अगर आपको ये बेसिक फाउंडेशन अगर रिसर्च मेथोडोलॉजी की पता हो, किस तरीके से आपको एसिमुलेट करना है, किस तरीके से आपको एक तरीके की नई सोच, और इसको एक फ्रेश क्राफ्ट एक टर्म यूज होती है काफ़ी बार, वो जर्मन टर्म है कि आप एडिंग समथिंग टू द लिटरेचर। तो आप लिटरेचर में किस तरीके से ऐड कर रहे हैं, तो क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो आप उसमें प्राइमरी डेटा आप खुद कलेक्ट करते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक आप और जगह से भी उठाते हैं जिन्होंने उस प्राइमरी डेटा को कलेक्ट किया है, फिर वो सेकेंडरी डेटा की शक्ल में आ जाता है। फिर आप कॉम्बिनेशन लगाते हैं प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा की तरफ। तो रिसर्च के अंदर कुछ रूल्स होते हैं, कुछ इनोवेशंस होते हैं, और कुछ आपको सहूलियत के लिए आपका अपना इंटेलेक्ट होता है। आप उन चीज़ों को कैसे करें, तो इसका जो बुनियादी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है, अगर ये आपको पता है, अगर इसके साथ आप अभ्यस्त हैं, तो आपको काफ़ी सहूलियत हो जाएगी कि किस तरीके से आप जो हैं अपने उस ड्राफ्ट को, अपने उस पेपर को, अपने रिसर्च पेपर को, या अपने उस आर्टिकल को, या अपने उस एस्से को, या फिर जो मेंस में जो आंसर्स लिखे जाते हैं, जिसमें यूपीएससी बहुत डिमांड करते हैं कि वो फैक्ट के साथ और जो आपका डेटा एनालिसिस के साथ, और जो उसका एनालिटिकल एक तरीके के, दे आर मच लाइकिंग, उनकी जो लाइकिंग है वो एनालिटिकल आंसर्स की तरफ ज़्यादा है, जिसमें आपके फैक्ट का, अगर आप फैक्चुअल आंसर्स लिखेंगे तो वो इतना कट नहीं करते हैं आइस, लेकिन अगर आप उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं, किसी थ्योरी के साथ देते हैं, तो आपको उसमें एक डेफिनेटली एज मिलता ही मिलता है, और मिलेगा ही मिलेगा। तो हम चैप्टर पहले ये तय कर लेते हैं कि इसमें जो रिसर्च मेथोडोलॉजी हम फाउंडेशन करेंगे, हम उसको बिल्कुल बारीक तरीके से चलेंगे बिगनर्स पर्सपेक्टिव से, और इसको एडवांस और फिर एग्जाम्स में जिस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, खास करके नेट में जो क्वेश्चंस आते हैं, हम उनका भी एनालिसिस करेंगे। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो बेसिकली अगर आप इसको एक केस स्टडी के तौर पे ले लीजिए कि जैसे आप सोशल साइंसेस पे हम रिसर्च कर रहे हैं, या मान लीजिए जैसे हम इकोनॉमिक्स में रिसर्च कर रहे हैं, या मान लीजिए मैनेजमेंट में, फाइनेंस में रिसर्च कर रहे हैं, और किसको किस तरीके से उसको देखेंगे, तो बेसिकली जो होता है कि दो तरह की होती है, एक थ्योरेटिकल हो गया, एक आपका अप्लाइड हो गया। तो बेसिकली जो आजकल जिस तरीके से इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च का बहुत बोलबाला है, लोग तो पीएचडी और एमफिल भी इंटरडिसिप्लिनरी में करना पसंद करते हैं, तो उसकी वेटेज कट आइस कर रही है आजकल, जिस तरीके से कहते हैं इस समय दौर जो है। तो इंटरडिसिप्लिनरी जो रिसर्च होती है उसको काफ़ी वेटेज दिया जाता है, जो एक्सपर्ट्स जो डिमांड किए जाते हैं, अगर आपने ऑनलाइन पब्लिशिंग काफ़ी अच्छी करवाई है, आपका अच्छे जर्नल्स में छपा है, या आपके अच्छी वेबसाइट्स पे है, तो आपको उससे डेफिनेटली एज मिलेगा। तो किस तरीके से, मतलब बेसिकली इसको कहे, इस बात को कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आप अप्लाइड वर्जन की तरफ ज़्यादा जाते हैं, उस पर आपकी पकड़ ज़्यादा है, इंटरडिसिप्लिनरी की तरफ आपकी पकड़ ज़्यादा है, और उस इन्फॉर्मेशन को आप यूज़ करके किस तरीके से आप उसे अपना बनाते हैं, किस तरीके से आप उसे प्रेजेंट करते हैं। तो एक जैसे फिर से कहा, जैसे फ्रेशक्राफ्ट की बात है कि एडिंग समथिंग टू द लिटरेचर, और रिसर्च का मतलब अगर बुनियादी देखें तो काफ़ी मजाक में भी कहते हैं, हमारे टीचर भी कहा करते थे री प्लस सर्च, यानी जो पहले सर्च हो चुका है उसको एक रीपैकेजिंग करना है, उसमें इनोवेशन डालना है, उसमें अपना थॉट प्रोसेस डालना है, उसका क्रिटिक लिखना है, उसका एनालिसिस करना है। तो काफ़ी सारी टेक्निकल टर्म्स भी यूज़ होंगी इसमें, तो उनको हम एक एक करके समझेंगे, ताकि उससे जो आपको सहूलियत हो जाए कि रिसर्च मेथोडोलॉजी है क्या चीज़, इससे फ़ायदा क्या होगा, और इससे आपके आंसर्स, आपका जो समझ है, आपका जो वोकैब इसमें कैसे बढ़ाएगा, वो कैसे आपको हेल्प करेगा। तो ये तमाम बातें जो हैं इसमें अगर हम लेंगे, तो हम उनको जो देने के बाद हमें उसमें किस तरीके के, हमें जो है एक तरीके का एज मिलेगा। तो चलिए इसको हम डायरेक्टली शुरू करते हैं। तो बेसिकली जैसा कि मैं अप्लाइड की भी बात कर रहा था, तो मैंने यहाँ पे क्लियर करता चलूँ, लेकिन हम इसे कन्वेंशनल भी लेंगे और हम इसे अप्लाइड वर्जन में भी डालेंगे। तो जैसे एक एक्सेप्शनल रोल हो जाता है रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर, तो रिसर्च एक तरीके से आपको एड देती है, आपको सहूलियत प्रदान करती है। जैसे मान लीजिए हम केस स्टडी के लिए इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, आजकल जिस तरीके से जैसे बांग्लादेश का जो चल रहा है उसका पर कैपिटा इनकम है, तो इस डेटा को सरकार अलग अलग तरीके से, सरकारी हम पीपीपी में उनसे आगे हैं, तो पीपीपी एक तरीके कॉम्प्लेक्स
सिंटैक्स, इसमें कॉन्सेप्चुलाइजेशन है, और पर कैपिटा इनकम जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात मैंने अपने पिछले लेक्चर में की थी, जब मैं इस बातें सारी एक्सप्लेन कर रहा था। उसमें मैंने कहा था बांग्लादेश जो है सिर्फ दो चीज़ों में आगे है, एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जिसको एसडीआई कहा जाता है, उसमें 136 में, इंडिया 134 में है। तो उसमें जो एसडीआई के अंदर जो इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है वो पर कैपिटा इनकम भी होता है, पर जीडीपी के हिसाब से। तो आपको उसमें लेके इसमें चेंजेस आएगा। तो इसमें जो आंकड़ों के हिसाब से सरकार का अपना रुख है कि पीपीटीएम्स में हम ज़्यादा हैं, लेकिन बांग्लादेश जो बड़ा है 40% वो कम था। तो ये सारी बातें जो आप कहते हैं, इनको समझते हैं, इसको जब आप प्रेजेंट करते हैं और रिटर्न फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, और ये इसका एनालिसिस फॉर्म में होगा, तो आपको डेटा की जरूरत होगी, आपको रीजनिंग की जरूरत होगी। तो उन सबको लेने के लिए इसमें जो है एक तरीके का कॉम्प्लेक्स नेचर इसको हम कह सकते हैं, उसको आसान करने का रास्ता जो है वो आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी प्रोवाइड करवाता है। तो एक तरीके से ये देखें कि आप किस तरीके से ऑपरेशनलाइज करते हैं प्लानिंग प्रॉब्लम्स को, बिजनेस हो, इंडस्ट्री हो। एग्जाम्पल्स जैसे डिमांड फोरकास्टिंग की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, किस तरीके से अलग अलग मेथड से रिसर्च के उसमें यूज होते हैं। और सोशल साइंसेज में अगर हम बात करें, जैसे क्राइम रेट है, जैसे हाथरस वाला मामला था जिसमें नेशनल क्राइम ब्यूरो का जो डेटा था वो काफ़ी ज़्यादा इसमें चर्चा में रहा। सोशल एक्सपेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जैसे आप किसानों का जो मुद्दा है उसमें, जैसे आप अखबारों के आप पन्ने पलटिए, उसमें आपको ग्राफ्स दिखेंगे। तो उन ग्राफ्स को समझने के लिए, उन ग्राफ में एक्सप्लेन करने के लिए, और उससे अपना रीजनिंग को जोड़ने के लिए आपको एक बारीक समझ और एक थोड़ी सी अच्छी गहरी समझ, और वक्त के साथ ये और बेहतर होती जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एग्जाम परस्पेक्टिव में तो इसके क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आपको ये समझना ही चाहिए। और रिसर्च जो एक तरीके से आपको हेल्प करती है, एक प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नॉलेज, जैसे मैं फैशक्राफ्ट की बात बार बार कर रहा हूँ, और जिस तरीके से एड्स मिलते हैं आपको, जिससे गाइड दिशा निर्देश से होता है, चाहे वो सरकारों के लिए हो, चाहे इंडिविजुअल बिजनेस के लिए हो। जैसे हम अक्सर मजाक में कहा करते थे कि आपको अर्थशास्त्र नहीं छोड़ेगा, चाहे आप अर्थशास्त्र को छोड़ दीजिए ग्रेजुएशन के बाद या पीजी के बाद, अगर आप जिसको कहते हैं आगे नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन क्योंकि जिस तरीके से टैक्स, चाहे वो फिलोसफी किए हो, लेकिन उसको टैक्स में उसको दिलचस्पी दिखानी पड़ेगी, जीएसटी जैसे कट रहा है बिजनेसेस में, तो आप चाहें या ना चाहें आपको इस फील्ड में आना ही होगा। आपको ये जो है जिस तरीके के बिजनेस के धरातल पे और जिस तरीके की रिपोर्टिंग आजकल हो रही है, उसको लेकर के आपको जब तक एक अध्ययन ना हो तो आप डेटा में कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे कि इसमें कार्ल पियर्सन की एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, उन्होंने ये कहा था कि डेटा जो है वो दिखाता कम है, छुपाता ज़्यादा है। तो आप डेटा को किसी तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, उसको एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं। तो उसको, उस बारीक फ़र्क को पहचानने के लिए और उस चीज़ों को लेने के लिए, जो लिमिटेशन ऑफ डेटा भी कही जाती है कई टाइम्स में, और जिस तरीके से रिसर्च के अंदर यूज़ होती है, तो हम उन सारी तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे, पुख्ता तरीके से बात करेंगे, ताकि आपको बिल्कुल बारीक तरीके से समझ में आ जाए। जैसे हम कहते हैं टेक्निक्स, जैसे टेक्निक्स होती हैं, डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, जैसे कलेक्शन ऑफ डेटा होगा, मेथड जो होगा एनालाइजिंग डेटा का, उसके बाद कलेक्टिंग डेटा का ही जो सिस्टमेटिक वे होता है, उसमें भी कई कई बारीकियां होती हैं, और एक कंक्लूजन पे पहुंचने का, जो एक निष्कर्ष पे पहुंचने का जो एक आयाम होता है, वो ये तय करता है। तो बेसिकली आप जब रिसर्च मेथोडोलॉजी को समझने का प्रयास करते हैं या इसको शुरुआत करते हैं, तो आपको सबसे पहले एक रिसर्च टेक्निक्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, हम उस पर भी बात करेंगे। एक रिसर्च मेथोडोलॉजी अपने आप में पूरा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इसका क्लियर होना चाहिए, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको भी आप बारीकी से समझें कि किस तरीके से अलग अलग टाइप के रिसर्च में ये यूज होता है, और जो मेथड ऑफ रिसर्च है ये किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए सूटेबल है कि नहीं है, और किस तरीके से आप डिजाइन करेंगे रिसर्च की अप्रोच को, तो ये आपको बारीक फर्क तक समझा देगा। तो हम चलिए इसको शुरू करेंगे। अगर हम, तो हम इसको रिसर्च मेथोडोलॉजी से अगर हम शुरू करें, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स कुछ होते हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा था, री प्लस सर्च को इसको कहा जाता है। लेकिन ये बहुत गहरी बात है, इसको किस तरीके से, उसको कॉपीराइट प्लेगरिज्म का जो आजकल काफी ज्यादा इश्यूज, आजकल सॉफ्टवेयर इतने हैं, अगर आप कुछ रखेंगे, आपको फ्री सॉफ्टवेयर्स भी हैं जैसे अडोबडीज वगैरह हैं, आप उन पे अपना आर्टिकल डालें तो आपको पता चल जाएगा, वो गूगल एकदम से पता कर लेगा आपने कहाँ कहाँ से ये उठाया है। और लोग जिस तरीके से एमईटी आप रिसर्च में चले जाएं, या बड़े बड़े जो पब्लिशिंग हाउसेज हैं आप उन पे चले जाएं, तो उसमें सबसे पहले जो आप ड्राफ्ट भेजेंगे वो सबसे पहले वो प्लेगरिज्म वाले सॉफ्टवेयर में डाल देते हैं, तो वो बिल्कुल बता देगा आपने कहाँ कहाँ से क्या क्या उठाया है, किस किस जगह से आपने किया किया। तो समटाइम्स आपको लैंग्वेज कैसे चेंज करनी है, बारीक कैसे देखना है, तो ये सब भी आपको सहूलियत के साथ और पुख्ता तरीके के साथ आपको समझना होगा, अगर आप क्या, ओरिजिनलिटी मैटर्स। अगर उस, लेकिन ये जाहिर सी बात है कि सेकेंडरी डेटा पे काम करेंगे, आप प्राइमरी डेटा पे काम करेंगे, कहीं ना कहीं से आपने पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं से आपने इंस्पायर्ड किया होगा, उस चीज को आपको कैसे आगे पोर्ट्रे करना है, वो चीजें आपको जो है एक तरीके से, ना सिर्फ रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए, ना सिर्फ एमफिल और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए, बल्कि हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से आप प्लेगरिज्म को अवॉइड करते हैं, किस तरीके से आप प्लेगरिज्म के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए अपने ड्राफ्ट को प्रेजेंटेबल बनाते हैं और उसको एक्सेप्टेबल बनाते हैं ऑनलाइन, ताकि वो इजीली पब्लिश हो सके। और इसके बाद अगर हम बात करें
कि किस तरीके से जो ओल्ड व्यूज हैं आप उनका अध्ययन करते हैं, जिसको हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी कहते हैं टेक्निकलिटी से। तो अब रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो होता है हर एक रिसर्च पेपर का, या हर एक जो एक तरीके से रिसर्च पेपर भी कह लीजिए, एमफिल पीएचडी, सब में एक चैप्टर्स होते हैं प्रॉपर। ये उनमें आपने बेसिकली इसमें माना ये जाता है, जैसे हमारे गुरुजी लोग समझाते थे, उसमें माना ये जाता है कि आप किस तरीके से उस पर्टिकुलर टॉपिक पे जो काम हुआ है, आपने उसका अन्य डिफरेंट सोर्सेज से आपने उसका अध्ययन किया है, उसके बाद आप किस निष्कर्ष पे पहुंचे, आपको उनको पढ़ने के बाद कैसा लगा है। तो इसके लिए जैसे मान लीजिए 20 पेपर आप इकोनॉमिक्स के पढ़ते हैं, टॉप इकोनॉमिक्स के पढ़ते हैं, आप उनको अंदाजा, फिर आपके अंदर जो फीलिंग आती है कि आपको उससे एग्री कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, आप उससे पार्शियली एग्री कर सकते हैं, फिर उस चीज को आप कैसे समझते हैं, फिर उसका जो इंडियनाइजेशन, जैसे मान लीजिए अमेरिकन इकोनॉमी के बारे में कह रहे हैं, तो उसका क्या इंडिया से कोई पैरेलल ड्रॉ होता है, या जैसे इंडिया बांग्लादेश वाली जो केस स्टडी आजकल चल रही है, क्या इससे हमें सीखने का कुछ मिलता है, क्या हमने जो गलतियां की हैं पिछले 6 सालों के अंदर, क्या किस तरीके से बांग्लादेश जो है वो ग्रो कर रहा था, काफी तेजी से ग्रो कर रहा था, आगे भी ग्रो करेगा, किस तरीके से उसने डेवलपमेंट्स किए, खास करके एक्सटर्नल सेक्टर के अंदर। जिस तरह से एक कोई मैं एक डेटा देता हूँ कि जिस तरीके से बांग्लादेश ने जो है 2010 के अंदर उसने यूरोप के साथ एफटीए कर लिया, हमने आसियान के साथ कर लिया, क्या ये मिस्टेक थी, नहीं थी, इसका जब आप संज्ञान लेंगे, इसका जो एनालिसिस करेंगे, तो उसका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो उसको एनालिसिस करने के लिए किस तरीके से पुख्ता करते चले जाएंगे, इसके लिए आपको जो बारीक समझ होगी, उसके लिए आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर चाहिए। इस पे क्या काम हुआ, आपने डेटा कहीं से लिया है, आप उस सोर्स को कोट करेंगे। डेटा वो माना ही नहीं जाता पब्लिशिंग के लिए जब तक आप उसका सोर्स नहीं देते, तो आपको उसको सोर्स देना पड़ेगा। उसने कैसे, कि आप किसी और की जो रिसर्च है आपने उसका डेटा उठा करके उसको और मॉडिफाई कर रहे हैं, डेटा में डेटा को ऐड भी किया जाता है। किस तरीके से इंटरडिसिप्लिनरी की बात मैं कह रहा हूँ, किस तरीके से डेटा जो है आपका जो है, कहीं से आप ओएसीडी का डेटा लेंगे, कहीं से आप इंडिया का लेंगे, तो उसको आप एक ही अगर टेबल में दिखाना चाहते हैं तो उसके भी कुछ रूल्स होते हैं। तो उन रूल्स को समझने के लिए हमें ये बुनियादी तरीके से समझना होगा। चलिए हम इसको अगले लेक्चर में और बुनियादी तरीके से समझते हैं कि रिसर्च मेथोडोलॉजीज के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उसके टाइप्स ऑफ रिसर्च होते हैं, हम उन पर बात करेंगे। और इसमें आप बने रहिए, आपको मैं बिल्कुल बारीकी से, और एग्जाम्स में जो क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं, और इसमें अगर आपने 90 प्लस स्कोर कर लिया तो आपके जो सक्सेस है उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, वो बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।